डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जो है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसके अंदर थर्मोडायनामिक्स, यह आपका चैप्टर फोर्थ होगा, चैप्टर फोर्थ। और इसमें लेक्चर नंबर जो है हम कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 61 से लेकर के 85 तक। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो आपका थर्मोडायनामिक्स है, हम इसके डेफिनेशन पे आएँ और इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें। उसके पहले हम सिलेबस को थोड़ा सा डिवाइड करना चाहेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आज हम पढ़ाने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स, इसको हमने 4 पार्ट्स में बांटा है। ठीक है, 4 पार्ट्स में कौन कौन सा पार्ट है? सबसे पहला है, ठीक ना, थर्मोडायनामिक्स लॉ जो है। इसमें जितने भी लॉ हैं, जैसे जीरोथ लॉ आप नाम सुने होंगे, फर्स्ट लॉ नाम सुने होंगे, थर्ड लॉ नाम सुने होंगे, सेकेंड लॉ पर तो पूरा जो है यूनिवर्स ही इस्टाब्लिश्ड है। ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ जो है थर्मोडायनामिक्स हैं। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आप पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, स्टीम की बात करेंगे। ठीक ना, तो एक पार्ट ये है जहाँ पर कि हम जो है थर्मोडायनामिक्स लॉ की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे। और कौन सा एनर्जी यहाँ पर होगा? हीट एनर्जी ही ज़्यादातर हम बात करेंगे, तो हीट एनर्जी होगा। उसके बाद जो है हमारा स्टीम होगा, स्टीम में भी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट, जैसे कि सेंसिबल हीट जो है आप नाम सुने होंगे, ठीक है ना, सेंसिबल, ये सब हम बताएंगे। और ये लेक्चर नंबर हमारा 65 से शुरू होगा। ठीक है, और लेटेंट हीट होगा, ठीक ना, सुपर हीट होगा, इंटरनल एनर्जी, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सेकेंड पार्ट होगा हमारा इसमें बॉयलर। सेकेंड पार्ट क्या होगा हमारा? बॉयलर। सेकेंड पार्ट होगा हमारा बॉयलर। तो एक तो ये इधर हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। सेकेंड पार्ट होगा बॉयलर। बॉयलर में जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉयलर बात करेंगे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ द बॉयलर, परफॉर्मेंस ऑफ द बॉयलर और चिमनी ड्रॉट, ये 3 जो है चिमनी की बात करेंगे। ठीक है ना, हर जगह चिमनी चिमनी नाम सुने भी होंगे, हो सकता है कि आपके किचन रूम में लगा भी हो, तो इस चिमनी की बात करेंगे। और थर्ड जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करेंगे। तो इस तरह से ये टोटल हमारा जो है लगभग 25 लेक्चर्स में डिवाइड है, और प्लस 10 to 25 जो है न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हमारा थर्मोडायनामिक्स का है। बोलिएगा सर आज क्या क्या पार्ट है, ठीक है ना, आज क्या पढ़ाने वाले हैं? तो आज बेसिकली हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में ही बात करने वाले हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, ठीक है ना, थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो बेसिकली अब हमारा शुरू होता है थर्मोडायनामिक्स। क्या शुरू होता है? थर्मो और डायनामिक्स। अब ये देख पा रहे होंगे कि हमने बीच में ब्रेक कर दिया, थर्मो अलग कर दिया है हमने और डायनामिक्स अलग कर दिया है, ठीक है ना। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स जो है, जो वर्ड है, सबसे पहला लॉर्ड केल्विन ने जो है इसको वो दिया था, ठीक है ना, लॉर्ड केल्विन। और केल्विन जो आपका टेम्परेचर का यूनिट होता है, ठीक है ना, उनने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन और पावर, ठीक है ना, हीट और मोशन और पावर। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हुआ कि हीट इन दी मोशन, हीट इन दी मोशन। तो यहाँ पर जैसे आप पानी गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है कि पहले पानी था, फिर हो सकता है पहले आइस हो, पहले क्या हो आपका? आइस हो। आइस से क्या बन जाता है जब आप हीट करेंगे? तो वाटर, फिर हीट करेंगे तो वेपर, फिर हीट करेंगे तो स्टीम, फिर हीट करेंगे तो प्योर गैसियस स्टेट में चले जाता है। तो इस फेनोमेना में क्या हुआ? हीट इन दी मोशन, ठीक है ना, एनर्जी इन दी मोशन। तो हीट एंड हीट एनर्जी प्लस हीट प्लस वर्क, हीट एनर्जी टू दी वर्क या वर्क टू दी हीट। अब ये कैसे होगा, ये हम जो है दोनों तरीके से समझाएंगे आपको, ठीक ना।
कैसे? देखिए, आप जब गर्म करते हैं पानी, आप जो है कोई सिनेमा देखे होंगे तो देखे होंगे कि स्टीम इंजन से ट्रेन चलती थी, ठीक है ना? तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हीट से हमारा वर्क इनपुट मिल रहा है कि नहीं? अच्छा, आईसी इंजन तो आप कहीं भी देखे होंगे, ठीक है ना? आईसी इंजन में क्या होता है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है, और इस सिलेंडर पिस्टन पिस्टन सिलेंडर में क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है। कौन सा? पेट्रोल फ्यूल या डीजल फ्यूल, जो भी आपका फ्यूल है। अब बर्न होगा तो बेसिकली वो क्या है, हीट एनर्जी है। उस हीट एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वर्क एनर्जी में, ठीक है? अब उल्टा चलें कि वर्क जो है कैसे हीट में कन्वर्ट होता है। भाई, आपका घर में फैन चलता है, चलते चलते गर्म होता है कि नहीं? आप अचानक से ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक पैड क्या होता है, गर्म हो जाता है कि नहीं? तो क्या हुआ, वर्क इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट। दैट मीन्स कि थर्मोडायनामिक्स, अब हम यहाँ पर लिखें तो थर्मोडायनामिक्स को हम शॉर्ट में टीडी लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप मत लिखिएगा, आप तो पूरा लिखिएगा। तो थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ is the branch of engineering science, engineering, which deals with energy in the form of heat and work, and their conversion, that is very important, into each other, and the effect of energy transfer on the properties of system। तो ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम की भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अभी या नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर ध्यान रखिएगा, हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 61। ये लेक्चर नंबर कितना है हमारा, 61। तो थर्मोडायनामिक्स एक बार और डिफाइन करें कि थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क एंड देयर कन्वर्जन इनटू ईच अदर। हीट इनटू वर्क, ध्यान दीजिएगा, हीट इनटू वर्क एंड वर्क इनटू हीट, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक ना? एंड द इफेक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी जो ट्रांसफर हुआ उसका क्या इफेक्ट आया, दैट इज ए थर्मोडायनामिक्स। इसी को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, अब यहाँ पर यदि हम हीट एंड वर्क, दो एनर्जी की बात कर लिए, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हीट एनर्जी एंड वर्क एनर्जी, दो एनर्जी की हम बात कर लिए आपके सामने अभी। ये दो एनर्जी तो अंडरस्टूड है, तो बोलिएगा सर हीट एनर्जी एंड वर्क एनर्जी समझा दीजिए। तो हम हीट एनर्जी या वर्क एनर्जी समझाएं उसके पहले हम ये चाहते हैं कि एनर्जी समझा दें आपको कि व्हाट इज एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, किस रूप में ये एनर्जी रहता है, ठीक ना? तो बेसिकली एनर्जी में आप डिफाइन करते आए हैं बचपन से, और लगभग उसी तरह से आज हम डिफाइन करेंगे कैपेसिटी टू डू वर्क। भाई, कोई जो है दिन भर में 10 किलोमीटर दौड़ लेता है और कोई दिन भर में 2 किलोमीटर चल नहीं पाता, इसका मतलब 10 किलोमीटर वाले में एनर्जी है। तो कैपेसिटी टू डू दी वर्क एंड इट मे बी लेटेंट और अपैरेंट टू डू दी वर्क। इट मे बी लेटेंट माने छिपा हुआ हो सकता है, लेटेंट और अपैरेंट, आपको दिख सकता है और नहीं भी दिख सकता है, ठीक है? आपको दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। आग तो आग है, आप देखते हैं आग तो आग है, लेकिन एक आग में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो कुछ भी जलाकर राख कर देता है, एक आग सिर्फ रोशनी पैदा करती है। तो दैट इज द लेटेंट। और पानी गर्म हो जाता है अंदर से, आपको दिखता नहीं है, लेकिन आप टच करेंगे ऑयल,
बहुत गर्म रहता है, लेकिन आपको देख करके समझ में नहीं आएगा, बट दैट इज दी लेटेंट हीट। ठीक है, उस एनर्जी को वह जो है क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो दो तरह से एनर्जी हो सकता है, एक हो सकता है स्टोर्ड एनर्जी, ध्यान दीजिए, स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी दैट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो बॉडी के अंदर है, ठीक है ना, एनर्जी पजेस्ड बाय ए सिस्टम, ठीक है ना, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो ये सब जो एनर्जी होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टोर्ड एनर्जी। एक होता है ट्रांजिशन एनर्जी विच एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन एनर्जी। ट्रांजिशन एनर्जी मतलब क्या, आप या तो सिस्टम को देंगे या सिस्टम से लेंगे, सिस्टम को देंगे या लेंगे। जैसे सिस्टम के ऊपर आप वर्क करेंगे या इसको हीट देंगे या इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे या मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। जैसे कोई सिस्टम पे एक हथौड़ा मारिए, मैकेनिकल एनर्जी आपने दिया, ठीक है ना, तो सिस्टम में कुछ चेंजेज आएंगे, तो दैट इज द ट्रांजिशन एनर्जी। ठीक है, तो एक तो स्टोर्ड एनर्जी आपने देखा, दूसरा क्या, ट्रांजिशन एनर्जी देखे। इसके अलावा जो हमने हीट एनर्जी और वर्क एनर्जी का बात किया था, हीट में भी क्या है, हीट एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, इसमें भी क्या होगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, एक बाउंड्री होता है, विदाउट बाउंड्री देयर इज नो मीनिंग ऑफ हीट, पूरा वर्ल्ड को आप नहीं मान सकते। अभी हम सिस्टम एंड सराउंडिंग पढ़ाएंगे, जस्ट इसके बाद थोड़ा सा उसको समझिएगा। विदाउट सिस्टम और सराउंडिंग वी कैन नॉट इवेल्युएट द थर्मोडायनामिक लॉज, ठीक है ना। अब यहाँ पर the energy transfer between the system and surrounding can be called as heat if it occurs by virtue of temperature difference. That means कि temperature difference is very important. Temperature difference, अब बोलिएगा सर temperature क्या है, तो temperature is the sensation of hotness और coldness. हॉट है कि कोल्ड है, दैट इज द टेम्परेचर। यदि ज़्यादा गर्म है, आपके बॉडी टेम्परेचर क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर है। बॉडी टेम्परेचर से ऊपर जो भी टेम्परेचर है, जैसे आपकी बॉडी की टेम्परेचर आप क्या बोलते हैं, फीवर आती है तो 98 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप थर्मामीटर से मेजर करते हैं। आप देखते हैं कि यदि बॉडी की टेम्परेचर क्या है, 102 है, 103 है, तो बोलते हैं फीवर है, मतलब गर्म है। और यदि उसके नीचे है तो आप बोलते हैं कि नहीं, शरीर ठंडा है। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में और अभी भी लोग बोलते हैं ना, गांव में ठंड के दिनों में कुछ बुजुर्ग गुजर जाते हैं, भाई फलाना आदमी ठंडा हो गया। ठंडा मतलब क्या होता है, कई बार टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर ऊपर जाना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, नीचे आना बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। बॉडी कोल्ड हो जाती है, सामने वाला तुरंत निपट जाता है। ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, हाइयर ब्लड प्रेशर ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा खतरनाक होता है। डायबिटीज किसी को होता है, शुगर की बीमारी, ज़्यादा शुगर हो जाएगा तो डॉक्टर उसको इलाज कर देगा तुरंत। लो शुगर हो जाएगा तो बहुत तुरंत क्विक जो है रिस्पॉन्स चाहिए होता है उसके लिए। तो उसी तरह से ये बॉडी टेम्परेचर के ऊपर कोई भी आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम ये पेन मेजर कर टच करते हैं, तो अब देखते हैं कि गर्म है कि नहीं है। ये गर्म कब लगेगा, जब हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ये ज़्यादा होगा। ठंडा कब लगेगा, जब हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ये कम होगा। ठीक है, तो देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस, इन केस देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस देन हीट विल फ्लो, हीट विल फ्लो। कैसे हीट फ्लो होगा, जैसे आप प्रेशर कुकर में भोजन बनाते हैं, ठीक है ना, प्रेशर कुकर में आप भोजन बनाते हैं, अब इसको हीट करते हैं तो इससे बाहर जाता है कि नहीं सराउंडिंग, कि सराउंडिंग से अंदर आता है, नहीं आता है ना। क्यों, कि इसकी हीट ज़्यादा है और सराउंडिंग की हीट कम है, तो हीट क्या होगा, फ्लो करेगा। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर में और ज़्यादा समझेंगे। और वर्क एनर्जी क्या होता है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास टेन अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, इट इज बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा बता ही दें, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक एक्सटेंसिव और दूसरी होती है इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास।
इंडिपेंडेंट ऑफ मास क्या है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। एक्सटेंसिव जो डिपेंडेंट ऑन द मास, जैसे आपकी डेंसिटी है, ठीक ना, हीट एनर्जी है, वर्क है, ठीक ना, ये सब क्या है, सॉरी हीट है, ये सब क्या है, डिपेंडेंट ऑन दी मास, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका वर्क एनर्जी है, इट इज नॉट ओनली बीइंग डिपेंडेंट ऑन दी टेम्परेचर, ठीक ना, ये जो है आपको वर्क और हीट, वर्क एंड हीट के बीच में एक बहुत बड़ा बाउंड्री है, ठीक ना, एंड दैट इज दी ओनली सराउंडिंग, ठीक ना। जैसे हम बोलते हैं ना, आप साइकिल चलाते होंगे, ठीक ना, साइकिल चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, पैडल जो है रोटेट करते हैं, तो पैडल जो रोटेट करते हैं तो उससे क्या होती है, वर्क मिलता है आपको, ठीक ना, क्या मिलता है, वर्क मिलता है। जैसे यहाँ कोई साफ्ट है, ठीक ना, आप आटा चक्की देखे होंगे, मोटर कहाँ रहता है, यहाँ पर रहता है कि नहीं जी, यहाँ पर क्या है, मोटर है, ठीक ना, और बेल्ट लगा है, ठीक ना, इधर चक्की के पास, तो इतना दूर कैसे वर्क ट्रांसमिट हुआ, विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट, डिस्प्लेसमेंट वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है ना। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ वर्क, दीज आर दी टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। आई थिंक सॉरी फॉर लिटिल बिट डिस्टर्बेंस, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब थोड़ा सा हम, आपने देखा कि बार बार जो है हमने जो है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो हीट एनर्जी एंड वर्क एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमारा इफिशियंसी भी निकलेगा। तो इफिशियंसी भी बेसिकली 3 तरह का होता है, ये भी थोड़ा सा हम देख लें, उसके बाद सिस्टम एंड सराउंडिंग की बात करके ख़त्म करेंगे। इफिशियंसी, तो इफिशियंसी जब बात करते हैं हम लोग, तो 3 तरह की इफिशियंसी होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इफिशियंसी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इफिशियंसी। पहला कौन सा टाइप होता है, मैकेनिकल इफिशियंसी। मैकेनिकल इफिशियंसी जो आप काम करते हैं, नेट इनपुट अपन आउटपुट, ठीक है ना, नेट इनपुट आपने कितना दिया और आउटपुट कितना मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल इफिशियंसी होती है, बेसिकली जब हम निकालते हैं किसकी, इंजन की, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, जो नेट आपको आउटपुट मिलता है, और इंडिकेटेड हॉर्स पावर, मतलब कितना आपने नेट इनपुट दिया, ठीक ना। इसको सही से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, आउटपुट ऑब्टेन्ड एट शाफ्ट, एक्चुअल में हमको कितना मिला आउटपुट, और इनपुट, ठीक है ना, इनपुट दैट मीन्स की पावर डेवलप्ड, पावर कितना डेवलप्ड हुआ और कितना हमें मिला। तो मतलब जो डिफरेंस हुआ, पावर हो सकता है कि 100 डेवलप हुआ हो, आपको मिल रहा हो 50, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं बीच में लॉसेस है, और इसीलिए इफिशियंसी आपको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा एक होता है थर्मल इफिशियंसी, चूँकि थर्मोडायनामिक्स ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो थर्मल इफिशियंसी निकालना जरूरी है। तो पावर डेवलप्ड अपॉन एनर्जी सप्लाइड, ठीक है ना, ये क्या होता है, पावर कितना डेवलप्ड हुआ, पावर डेवलप्ड एंड एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड मतलब क्या, एनर्जी सप्लाइड बाई फ्यूल। अच्छा देखिए, जो भी आप फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल हो या डीजल हो, क्या, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, जो भी आप डालते हैं, उसकी एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो उससे आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारी 1 लीटर पेट्रोल जो है कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। आपकी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, 1 लीटर एनर्जी जो है, 1 लीटर पेट्रोल जो है आपकी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो उसकी एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो उससे आपको मान लीजिए कि निकला कि 1200 किलो जूल जो है आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है, और पावर डेवलप कितना हुआ, मुश्किल से 700, 300 इसी रेंज में होता है, तो आपकी इफिशियंसी उतनी हुई, ठीक ना। दैट मीन्स कि देयर इज अगेन लॉस। एक थर्ड होता है ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, बेसिकली आपकी पावर आउटपुट एट द शाफ्ट, पावर आउटपुट एट
शाफ्ट एक्चुअल कितना, यही पावर जो आउटपुट आपने दिया, ठीक है, क्योंकि पावर डेवलप्ड कैंसिल हो जाएगा अपन, ठीक है ना, इनपुट। और इनपुट जैसा कि हमने बता ही दिया आपको, पावर आउटपुट एट शाफ्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, यही bhp, ठीक है, अपॉन इनपुट क्या होगा, अब यही कैलोरीफिक वैल्यू इनटू मास, तो इससे कितने मास पे आपकी, और कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, तो कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल की मान लीजिए कि 880 है और मास 10 लीटर है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स कि ओवरऑल एफिशिएंसी आप निकालेंगे तो ये आपकी थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्मल एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो आई थिंक इसमें एफिशिएंसी में कहीं कोई डाउट होने की संभावना नहीं है। अब लास्ट हम लोग टॉपिक लेंगे, एक लास्ट टॉपिक लेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब देखिए बेसिकली सिस्टम एंड सराउंडिंग जहाँ पर हम स्टडी करेंगे, जैसे देखिए थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ा रहे हैं, तो थर्मोडायनामिक्स में कुछ चुनिंदा टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में कुछ चुनिंदा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि इंजीनियरिंग के सारे ब्रांच, सारे सिलेबस, सब कुछ तो आप नहीं पढ़ सकते हैं ना, कहीं पे आपका फोकस होता है, ठीक है ना, ये दुनिया में रहने के लिए कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन रहते कहाँ पे हैं, अपने घर में। तो जहाँ पर आप रह रहे हैं दैट मीन्स कि जो है region or space containing a quantity of matter whose behavior is being to be investigated, ठीक है ना, दैट मीन्स कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो सकता है, ये एक कंटिन्यूम हो सकता है, ठीक है ना, वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मास इज टू बी स्टडी, ठीक है ना, क्या पढ़ना है हमको, ट्रांसफर ऑफ मास और एनर्जी हैज टू बी स्टडी, ठीक है ना, एक पहला चीज, ठीक है ना, फोकस्ड पॉइंट इज कॉल्ड सिस्टम, जहां पर हम कुछ पढ़ने वाले हैं वो सिस्टम है, ठीक है ना, जैसे कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं, तो जो कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी क्या हो गया, आपका सिस्टम हो गया, बाद बाकी सब्जी के अलावा जो भी है वो क्या हो गया, आपका सराउंडिंग। एक आपका घर है तो उसकी एक सिस्टम है, आप जिस कॉलेज में भी पढ़ते हैं, ठीक ना, तो उस कॉलेज की अपनी एक सिस्टम है, आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज का एक सिस्टम है, आप जिस देश में रहते हैं उस देश का एक अपना सिस्टम है, अच्छा या बुरा वो अलग की बात है, लेकिन उस कॉलेज के बाहर आप जाते हैं, जैसे कॉलेज की एक ड्रेस है, एक यूनिफॉर्म है कि नहीं, तो वो एक सिस्टम आप फॉलो करते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम। और उसके बाहर जैसे आप कॉलेज के बाहर गए तो वो क्या हो गया, सराउंडिंग, क्या हो गया, सराउंडिंग, ठीक है। इसी को हम लोग आगे चल करके कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम। अब यदि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की, तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ द सिस्टम। पहला जो है आपका सिस्टम है दैट इज द क्लोज्ड सिस्टम। क्या है, क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, देखिए सिस्टम में हमने आपको बताया ना कि मास और एनर्जी दो ही चीज है, मास एंड एनर्जी। अब एक सिस्टम है, ठीक ना, क्या है, एक सिस्टम है, इसमें मास और प्लस एनर्जी दोनों है, ठीक ना, क्या है, मास भी है एनर्जी है, लेकिन यहाँ से जो है आपकी, और ये क्या है आपका सिस्टम बाउंड्री है, इसको और अच्छे से अभी समझाएंगे, समझिएगा, इस सिस्टम बाउंड्री है। अब इससे आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, एनर्जी निकल भी आती है और एनर्जी आ भी जाती है, ठीक ना, समझिएगा, लेकिन मास नहीं जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम, मतलब मास का कुछ नहीं होगा, एनर्जी आएगा जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, आपके सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल है आपके घर में प्रेशर कुकर,
उससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। यदि व्हीसिल आप न लगाएं, छोड़ दें, प्रेशर कुकर गर्म होता है तो उसके अंदर की मास बाहर नहीं जाती है, एनर्जी बाहर जाती है, ठीक है ना। एनर्जी बाहर से अंदर भी आ सकती है, ठीक है ना। एक कूलर प्रेशर कुकर जो है आप कुछ रखे हैं उसके अंदर और फ्रिज में रखे हैं, उसको बाहर रख के सराउंडिंग में रख दीजिए, देखिएगा कि सराउंडिंग से वो एनर्जी ले लेगा, ठीक है ना। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। दूसरा है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में आप समझ गए होंगे कि मास और एनर्जी दोनों जाएगा, आएगा, मास भी जाएगा और आएगा और एनर्जी भी जाएगा और आएगा, दोनों जो है ओपन है, मास प्लस एनर्जी। एन ओपन सिस्टम ट्रांसफर द एनर्जी एज वेल एज द मास। फॉर एग्जाम्पल गैस सिलेंडर, ठीक है ना, आपका रेगुलेटर ऑन है और आप देखिए उससे मास भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रहा है। आपके घर में चूल्हा में जो है लकड़ी जल रही है, कोयला का आग है, ठीक है ना, तो मास भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और कुछ नहीं तो और देखिए, आप किसी हंडी में पानी गर्म कीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर पानी गर्म करना है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, पानी स्वाहा हो जाएगा, मतलब एनर्जी भी सराउंडिंग में चले गया और मास भी चले गया, वेपोराइज हो गया, ठीक है। तीसरा सिस्टम होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बेसिकली कि एक सिस्टम बाउंड्री जहां से ना मास जाता है, ठीक ना, मास प्लस एनर्जी, ठीक ना। अब बाहर न ही मास जाएगा और न ही एनर्जी जाएगा और न ही आएगा, ठीक ना। नो इंटरेक्शन विथ सराउंडिंग, नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम, एग्जांपल थर्मस फ्लास्क, आप जो है फॉर एग्जांपल भाई थर्मस फ्लास्क में आप चाय वगैरह रखते हैं कि नहीं, गर्म पानी रखते हैं, आप रख दीजिए, 2 दिन के बाद भी देखेंगे कि आपका वह एज इट इज है, उसमें कहीं कोई चेंजेज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा था टाइप ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो अब जो है आज यहीं तक रुकेंगे हम लोग, क्योंकि काफ़ी कुछ पढ़ लिए। एक छोटा सा टॉपिक और है, यदि आप परमिट करें तो मैं बताऊं, दैट इज द प्योर सब्सटेंस। बेसिकली प्योर सब्सटेंस है क्या, ये कोई बहुत बड़ा जो है प्योर सब्सटेंस या वर्किंग सब्सटेंस जिसमें हम लोग काम करते हैं, प्योर सब्सटेंस या वर्किंग सब्सटेंस मतलब मैटर। अब कहीं ना कहीं हमें काम तो करना है, ठीक है ना, किसी न किसी फ्लूइड को या किसी न किसी सॉलिड को हम लोग लेंगे, ठीक है ना। अब लेंगे तो सही है, लेंगे, लेकिन किसको लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है ना, एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है ना, एक ऐसा सब्सटेंस जो हीट लेता भी है और हीट देता भी है, हीट लेता भी है और हीट देता भी है, ठीक है ना। फिर वर्क भी करता है, ये वर्क डन भी करता है और वर्क एब्जॉर्ब भी करता है। आप उस पर वर्क करेंगे तो एब्जॉर्ब भी कर लेगा और उसको आप उससे वर्क लेना चाहेंगे तो वर्क कर भी देगा, ठीक है ना। उसके बाद वह कंप्रेस्ड भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत तो नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत कंप्रेस्ड हो सकता है, ठीक है ना, एक्सपांड हो सकता है। ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ दी वर्किंग सब्सटेंस है जो हम यूज करते हैं। ये हीट भी कर सकते हैं आप इसको और कूल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सो दैट द डिजायर्ड एनर्जी कैन बी अचीव्ड। तो बेसिकली प्योर सब्सटेंस इज वन दैट हैज होमोजेनियस एंड इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन। होमोजेनियस का मतलब क्या है, होमोजेनियस का मतलब ये होता है, एक आदमी होता है जो संकट की स्थिति में घबरा जाता है और उसको बुद्धि काम नहीं करता है, वहीं दूसरा आदमी होता है कितना भी विपत्ति आ जाए लेकिन उसका दिमाग स्थिर रहता है,
ठीक है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, ये सब कुछ जब करेंगे वर्किंग सब्सटेंस में, तो ऐसा नहीं कि आधे रास्ते में वो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर दे। यदि प्रॉपर्टी चेंज कर दिया तो हेट्रोजेनियस, प्रॉपर्टी नहीं चेंज किया तो क्या हो गया, होमोजेनियस। इसको बोलते हैं होमोजेनियस, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस विच इज होमोजेनियस एंड इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन, उसका कोई केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब गैस टू वह लिक्विड बनेगा, वह सॉलिड बना दीजिए, कहीं भी कुछ कर दीजिए, नो केमिकल कंपोजिशन विल बी चेंज्ड, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पूरे थर्मोडायनामिक्स में जो लेते हैं, एंड दैट इज दी वाटर। पढ़ने के हिसाब से वाटर इज ए परफेक्ट प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि यह H2O है। आप इसको सॉलिड बनाते हैं, मतलब आइस जब बनाते हैं तो भी H2O रहता है, लिक्विड बना दीजिए तो भी H2O है, और सॉलिड बना दीजिए तो भी H2O ही है, ठीक है ना। इट हैज नॉट बीन चेंज्ड एट ऑल। तो कहीं कोई चेंज हुआ, कोई प्रॉपर्टी पैरामीटर, कोई केमिकल कंपोजिशन, ठीक है ना। इसीलिए तो आप देखिए ना, बॉयलर में क्या यूज करते हैं, H2O, ठीक है ना। बॉयलर में हमेशा H2O यूज करते हैं, ठीक है ना। हीटिंग प्रोसेस के लिए कहीं भी वाटर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्योर सब्सटेंस। तो आई होप आज हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो में थर्मोडायनामिक्स के काफ़ी कुछ पढ़ लिए। अब एक एक करके हम थर्मोडायनामिक्स में जो अभी पढ़े उसको थोड़ा सा समझ लें तो हमारा काम हो जाए। तो आज हमने लास्ट के अब 2 मिनट देख लीजिए कि आज हमने बताया कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है ना। एंड इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम हीट टू वर्क एंड वर्क टू हीट, ठीक है, एंड देयर इफेक्ट, दैट इज द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनामिक्स लॉज पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, स्टीम के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोपी पढ़ेंगे, ठीक ना, और न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। फिर बॉयलर पढ़ेंगे। बॉयलर आप नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेक्चर नंबर 75-70 से हम स्टार्ट करेंगे बॉयलर, जिसमें कि टाइप्स ऑफ बॉयलर पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनिमेटेड पिक्चर के हेल्प से आपको रियल टाइम दिखाएंगे, आपको ऐसा फील होगा कि आप कहीं इंडस्ट्री में खड़े हैं, आप देख रहे हैं। बस ज़रूरत है कि हमारे इन वीडियोज को, आप तो ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है, तुरंत कीजिए। जब भी फुर्सत का समय मिलता है हर एक वीडियोज को देखिए, प्यार से, इत्मीनान से, दिल से और दिमाग से, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, चिमनी के बारे में भी पढ़ेंगे, बॉयलर का ही पार्ट है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आपके घर में एयर कंडीशन लगा होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है। इतना आसान कॉन्सेप्ट है कि यदि हमसे कोई पूछे तो जो रेफ्रिजरेटर आप मार्केट में खरीदते हैं ना 20,000 का, वो एक्चुअली उसका कीमत 2000 होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा चीज़ रहता नहीं है जिसके चलते इतना ज़्यादा कीमत हो। बोलिएगा सर फिर कीमत क्यों है? इसलिए कीमत है क्योंकि डिमांड है, फैशनेबल चीज़ है, हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में रहे, ठीक ना। तो डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, नहीं तो उसकी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको एनर्जी फॉर्म बताएं, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म कौन कौन से होते हैं। हीट एनर्जी के बारे में हमने आपको बता दिया, वर्क एनर्जी बता दिया, स्टोर्ड एनर्जी हमने बताए कि क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को ही स्टोर्ड एनर्जी बोलते हैं। ट्रांजिशन एनर्जी क्या होता है ये भी हमने बताया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड if it is dependent on the mass it is called extensive property, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको टाइप्स ऑफ इफिशियंसी बताए, ठीक है ना। मैकेनिकल इफिशियंसी दैट मीन्स कि नेट आउटपुट अपन इनपुट, ठीक है ना। तो इनपुट कहाँ पे हम ये करते हैं कि इंजन कितना पावर डेवलप किया और हमें कितना मिला, इससे हमें मतलब है। उसी तरह थर्मल एफिशिएंसी, कितना आउटपुट मिला, इंजन ने कितना पावर दिया और हमने कितना एनर्जी दिया। एनर्जी हम किस रूप में देते हैं, पेट्रोल डीजल के रूप में, कैलोरीफिक वैल्यू के रूप में। हम लोग खाना भी खाते हैं तो उसकी एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि नहीं, ठीक है ना। एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जो डाइटिशियन होते हैं आप देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू निकाल करके आपको बताते हैं कि आपको दिन भर में कितनी चपाती की ज़रूरत है, कितने चावल की ज़रूरत है,
वो सब चीज़ बताते हैं। फिर ओवरऑल एफिशिएंसी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू थर्मल एफिशिएंसी इज कॉल्ड ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी हमने आपको बता दिया। फिर हमने आपको बताया सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। तो कहीं भी जब हमारा जहाँ पे फोकस रहता है स्टडी, जिस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। और अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम को छोड़ करके जिसको नहीं पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या हो गया, सराउंडिंग। जैसे घर में आप जिस कढ़ाई में, जिस प्रेशर कुकर में आप सब्जी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, ठीक ना, वो क्या हो गया आपका सिस्टम। बाहर क्या है, सराउंडिंग। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका एक अपना सिस्टम है। आप यूनिफॉर्म पहन करके जाते हैं, टाइम से जाते हैं, ठीक है ना, डिसिप्लिन में जाते हैं, तो एक सिस्टम है वहाँ का। जिस देश में, जिस समाज में आप रहते हैं उसका एक सिस्टम है। तो दैट इज द सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम दैट इज सराउंडिंग, ठीक ना। आप समुद्र में चले जाइए, वहाँ का कोई सिस्टम नहीं। आसमान में चले जाइए, उसका कोई सिस्टम नहीं है। वो क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम तीन तरह का बताया हमने आपको। क्लोज्ड सिस्टम, जहाँ मास और एनर्जी, क्योंकि सिस्टम का मतलब क्या है, मास एंड एनर्जी। दो ही चीज दुनिया में है, मास एंड एनर्जी। मास, हर एक मास अपने साथ कुछ एनर्जी लिए रहता है, और विदाउट मास भी कुछ एनर्जी होती है जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं अध्यात्म में, ठीक ना, जिसको लेटेंट एनर्जी बोलते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन एनर्जी है। जैसे आपकी मनोबल, आपकी संकल्प शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, उसमें कोई मास तो नहीं है ना, ठीक है। आप किसी से प्यार करते हैं, वो भी एक एनर्जी है, ठीक है, लेकिन वो दिखता तो नहीं है, ठीक है। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को एक दूसरे से प्यार करते रहना चाहिए। ये उम्मीद छोड़ करके कि सामने वाला कर रहा है कि नहीं, अरे एक तरफा ही सही लेकिन प्यार तो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोज्ड सिस्टम मतलब मास ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी जाएगा और एनर्जी आएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल दिए थे प्रेशर कुकर। ओपन सिस्टम, मास और एनर्जी दोनों जा सकते हैं, आ सकते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम, ना मास जाएगा ना एनर्जी जाएगा। फिर जाते जाते लास्ट में हमने आपको थोड़ा सा प्योर सब्सटेंस के बारे में बताए। प्योर सब्सटेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे स्टीम, ठीक है ना। इसके ऊपर कम से कम 4-5 लेक्चर तो होगा ही होगा, 2-4-10 न्यूमेरिकल भी होंगे। तो आई होप कि ये प्योर सब्सटेंस भी आप समझ गए होंगे। प्योर सब्सटेंस में हम लोग हमेशा यहाँ पर वाटर ही लेकर के बात करेंगे। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप इस वीडियो को लाइक तो करेंगे ही करेंगे। लाइक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप शेयर करें अपने दोस्तों को। कर भला तो हो भला। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू। और ये देखिए सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 61 है आज। 61 to 85 तक हमें जाना है, ठीक है ना, 85 तक, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल। तो थैंक यू वेरी मच।